लगभग 1000 साल से नींद में रहने और कॉफिन के अंदर ट्रैप रहने के बाद रे, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल नोबल था, फाइनली जाग जाता है। जागते ही उसे रियलाइज होता है कि उसके नींद के दौरान दुनिया कितनी चेंज हो गई है। अब मॉडर्न डे जापान में सब कुछ अलग है। इंसानियत अब काफी ग्रो कर चुकी है और उसके लोगों का कंट्रोल यानी नोबल्स दुनिया से खत्म हो चुका है। पहले ये पावरफुल बीइंग्स यानी नोबल्स पावर के पोजीशन में थे और इंसानों के द्वारा पूजा किए जाते थे। कभी कभी रूलर्स या गॉड जैसे ट्रीट किए जाते थे, लेकिन ये सब लगभग 820 साल पहले की बात है। यहाँ रे अपनी बेस्ट कोशिश करता है कि अपने टाइम का एक छोटा सा हिस्सा भी रिक्रिएट कर सके ताकि अपने हेरिटेज को जिंदा रख सके। लेकिन इसके साथ साथ उसे एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट बनने की कोशिश करनी पड़ती है, जबकि वो अब तक का सबसे पावरफुल बीइंग है। साथ ही उसके पीछे एक पावरफुल ग्रुप पड़ा है जो नोबल्स के पावर्स और ह्यूमैनिटी के ऊपर उनके फेम से नफरत करता है। ये सब एक छोटी सी बोट से शुरू होता है जहां यूनियन के कुछ आदमियों को एक कॉफिन मिलता है और उसे एक अबेंडेंड वेयर हाउस में ले जाते हैं। वो घंटों तक ट्राई करते हैं कॉफिन खोलने का, लेकिन वो चाहे कितना भी ट्राई कर ले कॉफिन नहीं खुलता। इसीलिए वो सब उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि कल ट्राई करेंगे। लेकिन उसी रात जब फुल मून निकलता है, रे सडनली जाग जाता है। अगले दिन रे तुरंत अपने असिस्टेंट फ्रैंकस्टीन को ढूंढने निकलता है, जो इस टाइम एक स्कूल का प्रिंसिपल है। जब रे स्कूल पहुंचता है, उसे एक स्टूडेंट मिलता है, सीनू, जो स्कूल के लिए लेट है और गेट में एंटर नहीं कर पा रहा होता। वो रे को ग्रीट करता है और फिर सोचता है कि उसने कभी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा। जब वो सोच रहा होता है ये कौन है, गेट अचानक से खुल जाता है और रे डिसअपियर हो जाता है। रे सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है क्योंकि वो सेंस कर सकता है कि उसका असिस्टेंट फ्रैंक बिल्डिंग में कहाँ है। और जब रे ऑफिस के बाहर खड़ा होता है नॉक करने के लिए, फ्रैंकस्टीन ऑलरेडी उसकी प्रेजेंस फील कर लेता है और इमीडिएटली डोर ओपन करके घुटनों पे बैठ जाता है और फिर रे को अपना मास्टर बुलाता है और लैंड ऑफ लिविंग में वेलकम करता है। फ्रैंकस्टीन रे को बताता है कि अब 820 साल हो गए हैं और वो कितने बेसब्री से उसके वापस आने का वेट कर रहा था। रे फ्रैंक से पूछता है कि अब कौन सा एरा चल रहा है और फ्रैंक बताता है कि 21st सेंचुरी चल रही है। रे के लॉन्ग स्लीप के कारण उसे लगता है कि मॉडर्न एरा के बारे में एजुकेशन लेना जरूरी है, इसीलिए वो फ्रैंक से पूछता है कि क्या वो यहाँ स्टडी कर सकता है। बाद में रे क्लास में जाता है और टीचर उसे वेलकम करता है और बाकी लोगों से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। इंट्रोडक्शन के बाद सीनू चिल्ला के बोलता है कि ये वही लड़का है जो उसने पहले देखा था, लेकिन फिर पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया था। टीचर सीनू को बताता है कि रे उसके साइड में बैठेगा क्योंकि सीनू ऑलरेडी स्कूल स्टार्ट में ही उसके बारे में जानता था। ये सुनते ही सारी लड़कियां सीनू को जलन भरी निगाहों से घूरने लगती है क्योंकि रे था ही इतना स्मार्ट। वहीं यूनियन के 2 मेंबर M21 और M24 अबेंडेंड वेयरहाउस वापस आते हैं और देखते हैं कि कॉफिन गायब है। यूनियन की तरफ से इन दोनों को ही कॉफिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, लेकिन जब वो कॉफिन नहीं मिलता, दोनों वॉचमैन पर गुस्सा हो जाते हैं जो कॉफिन का ध्यान रख रहा था, क्योंकि उन्हें लगता है कि वॉचमैन कॉफिन के बारे में झूठ बोल रहा है। सच जानने के लिए M24 वॉचमैन के नेक पर काटता है। ये करके वो वॉचमैन के मेमोरी का एक्सेस कर सकता था। उसके दिमाग में वो एक लड़की को देखता है और उसे ट्रैक करता है ताकि आंसर मिल सके। वॉचमैन जो M24 से बाइट हुआ था, अब एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने लगता है। स्कूल में रे कैंटीन एरिया में सीनू के साथ होता है और सारी लड़कियां अभी भी उसे ही देख रही होती हैं। सीनू काफी सरप्राइज होता है कि रे को रामेन नूडल्स के बारे में भी नहीं पता है और ना ही वो इन पॉपुलर जापानीज डिशेस के बारे में कभी सुना है। सीनू उसे समझाता है और खाना टेस्ट करवाता है। रे को लगता है कि ये कोई पॉइजन तो नहीं, लेकिन एक बार टेस्ट करने के बाद तो रामेन उसका एक फेवरेट डिश बन जाता है। स्कूल से घर जाते वक्त रे सीनू के साथ घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें ब्रिज के नीचे से चिल्लाने की आवाज आती है। वहां उनकी ही क्लास की लड़की यूना पर अटैक हो रहा होता है मॉन्स्टर से। ये वही मॉन्स्टर था जो M24 के काटने से बना था और मॉन्स्टर ने यूना को इसीलिए ढूंढा था क्योंकि उसने कॉफिन के साथ उन्हें देख लिया था। अब जैसे ही मॉन्स्टर यूना पर अटैक करने वाला होता है, तभी सीनू तेजी से दौड़ करके मॉन्स्टर पर जबरदस्त किक लैंड कर देता है, जिससे मॉन्स्टर दूर जा गिरता है और अपनी फ्रेंड यूना को बचा लेता है। बाकी लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर वापस खड़ा हो गया है और डर के मारे तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन रे को मॉन्स्टर की परवाह नहीं होती और वो स्टिल खड़ा होता है। उसकी लाल आंखें ग्लो करने लगती हैं और वो कॉर्नर के पास कुछ सेंस करता है। ये M24 और M21 होते हैं जो छुपे हुए थे।
दोनों रियलाइज करते हैं कि रे ऑर्डिनरी लड़का नहीं है और उन्हें आइडिया नहीं होता कि ये वही लड़का है जो कॉफिन से निकला है, जिसे वो ढूंढ रहे हैं। फिर रे भी वहां से भाग जाता है। सभी भाग के एक पार्क में जाते हैं। वहीं हमें M21 और M24 एक पतली सी गली में अपने बनाए हुए मॉन्स्टर के साथ दिखाई देते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि यूना का पीछा करना अभी के लिए बेस्ट प्लान है, क्योंकि वही इकलौती है जिसने देखा है कि उस रात कॉफिन से क्या निकला था। जब वो बात कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दोनों यूनियन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन इंसानों के ऊपर अजीबो-गरीबो एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि पावर्स वाले लोग क्रिएट कर सके, जैसे M21 और M24। इसका रिजल्ट ये है कि M24 अब एक वैम्पायर बन गया है सुपर स्ट्रेंथ के साथ है और M21 एक वेयरवुल्फ डीमन है। यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन के दो और लोगों से मिलते हैं, जेक और मैरी, जो M21 और M24 के सुपीरियर्स हैं। वो उन्हें कहते हैं कि कॉफिन जल्दी से जल्दी ढूंढो, नहीं तो तुम्हें हम खत्म कर देंगे। M21 और M24 जैसे लोगों को यूनियन के लोग बस एक कचरा जैसा समझते थे, जिनसे बस उन्हें अपना काम निकलवाना होता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का, जहां M21 और M24 बनाए गए थे और उन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं कॉफिन वापस लाने का, क्योंकि जेक जानता था कि कोई पावरफुल नोबल उसमें है। लेकिन जब M21 और M24 को कॉफिन के अंदर की पावर के बारे में पता चलता है तो वो प्लान बनाते हैं कि वो कॉफिन की पावर ले करके ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट रिवेंज लेंगे, जो उन्होंने और लैब के दूसरे लोगों ने उनके साथ किया था और जहां उन्हें बस एक लैब के चूहे की तरह ट्रीट किया गया था। कुछ दिन बाद कॉफिन ढूंढते हुए M21 और M24 फिर से रे और उसके क्लासमेट को देखते हैं। M21 शॉक हो जाता है जब रे उसे नीचे से ही देख लेता है। वो सोचता है कि ये कैसे कर सकता है कोई। तभी वहां जेक और मैरी आ जाते हैं और जेक प्लान बनाता है कि सीनू और उसके क्लासमेट को एलिमिनेट करने का, क्योंकि वो लोग जान चुके थे कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग क्या करते हैं और ये मॉन्स्टर और एक्सपेरिमेंट का एग्जिस्टेंस किसी को नहीं पता चलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के अलावा। घर जाते वक्त सीनू और उसके दोस्तों के सामने अचानक से जेक आ जाता है और तभी M21 भी अटैक करता है। जेक M24 के फाइटिंग स्किल से इम्प्रेस होता है, लेकिन M21 जेक को बताता है कि उनके क्लासमेट में से एक अभी भी बंदा मिसिंग है और उसको पकड़ना अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ रे अपने असिस्टेंट फ्रैंक के साथ बैठ करके बात कर रहा होता है और तभी फ्रैंक को एक कॉल आता है सीनू के नंबर से, लेकिन वो मैसेज एक्चुअली जेक ने भेजा था, क्योंकि उसने स्टूडेंट्स को एक वेयर हाउस में कैप्चर कर लिया था। वहीं वो मॉन्स्टर उन सभी को खाने वाला होता है, लेकिन सीनू टाइम पर उठ करके उन्हें सेव करता है और वो भाग जाते हैं। वहीं रे और फ्रैंक सीनू और दूसरों को ढूंढने निकलते हैं। फ्रैंक समझ जाता है कि कुछ गलत है और स्टूडेंट्स को बचाना जरूरी है। रे और फ्रैंक डेस्टिनेशन की तरफ उड़ते हैं और हम देखते हैं कि सीनू, मानबू और यूना एलिवेटर की तरफ दौड़ रहे होते हैं। जेक गुस्से में होता है और M24 के बनाए मॉन्स्टर को किल कर देता है, क्योंकि वो यूजलेस था, और खुद एक्शन लेने लगता है। जब जेक एलिवेटर तक पहुंचता है वो सीनू को पकड़ लेता है और उनके बीच फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जेक हाईली मॉडिफाइड ह्यूमन है और उसकी स्ट्रेंथ किसी भी मॉडिफाइड ह्यूमन से कई ज़्यादा थी, और वहीं सीनू एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, इसीलिए उसका चांस कम है। वहीं पीछे M24 खड़ा होता है और सीनू जेक से अपने दोस्तों को चोट ना पहुंचाने के लिए कहता है। ये सारी बातें M24 भी सुन लेता है और वो याद करता है कि जेक ने ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर में उसके और उसके फ्रेंड्स के साथ क्या क्या किया था, इसीलिए M24 से ये सब देखा नहीं जाता और वो जेक के अगेंस्ट स्टेप अप करता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। M21 तुरंत ये नोटिस कर लेता है, क्योंकि दोनों सेम सिग्नल के ईयरपीस यूज कर रहे होते हैं। M24 का एक्शन सुनते ही मैरी सडनली M21 पे अटैक करती है और दोनों में ह्यूज फाइट होती है। इस टाइम जेक वापस उठता है और इंस्टेंटली M24 पे अटैक करता है। M24 वीकर है जेक से, लेकिन वो जेक को होल्ड करता है और दूर करता है और अपने आप को ही एक्सप्लोड कर लेता है। वहीं M21 अभी भी मेरी के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पा रहा होता। मेरी इनसेन मूव्स परफॉर्म करके M21 को ओवरपावर करती है और उसे डम लिटिल रैट बोलती है। साथ ही M24 का भी मजाक उड़ाती है। वो दोनों को फेल्ड एक्सपेरिमेंट और अगली वर्थलेस ऑर्फेंस कहती है। अब जैसे ही मैरी M21 को समाप्त करने वाली होती है, फ्रैंक अचानक से वहां आ जाता है और मैरी को रोक लेता है। रे भी पीछे से फॉलो करता है। M21 फिर से रे को देखकर एक स्ट्रेंज फीलिंग फील करता है
और समझ जाता है कि कुछ तो अलग है इसमें। फ्रैंक मैरी से पूछता है कि स्टूडेंट्स कहाँ हैं, लेकिन मैरी कहती है कि वो उन्हें नहीं बता सकता क्योंकि जेक ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है और अभी बहुत देर हो गई है। बस उसी मोमेंट M21 सोचता है कि रे M24 को सेव कर सकता है, इसीलिए वो रे को लोकेशन बताता है और वार्न करता है यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि वो मैरी के साथ फिर से लड़ना चाहता था। लेकिन रे M21 को फाइट करने नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि M21 हार जाएगा। इसीलिए वो फ्रैंक को ऑर्डर देता है कि मैरी के साथ डील करने के लिए और चाहता है कि M21 सीनू और अदर्स के लोकेशन तक उसे गाइड करे। एक्सप्लोजन के कुछ टाइम बाद जेक उठता है, लेकिन M24 कहीं नजर नहीं आता। फिर जेक वापस से सीनू को जाके पकड़ता है और उसे वीक डिस्कस्टिंग ह्यूमन जैसे वर्ड्स बोलता है और कहता है कि उसे इंसानों जैसे कचरे को मारने में बहुत मजा आता है। लेकिन जैसे ही जेक उन्हें एंड करने वाला होता है तभी रे वहां आ जाता है। जेक को तभी याद आता है कि यही वो स्टूडेंट था जो उन्हें नहीं मिला था, और देखो अब वो खुद चल के आ गया। फिर अचानक M21 चिल्लाता है और अपनी पूरी ताकत से जेक पे अटैक करता है, लेकिन जेक काफी स्ट्रांग है, इसीलिए M21 एक बार में ही नॉकआउट हो जाता है। सीन चेंज होता है मैरी और फ्रैंक के पास। यहाँ हम देखते हैं कि मैरी विटनेस करती है कि फ्रैंक की स्ट्रेंथ इनसेन है और वो पहली बार कई सालों में अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने पे मजबूर होती है, जो एनिमी को शॉक कर देता है। मैरी को ट्रू फॉर्म में देख करके फ्रैंकस्टीन थोड़ा डाउट फील करता है, क्या वो अब इसे हरा पाएगा? लेकिन तभी रे फ्रैंक को परमिशन देता है कि वो अपनी सील ब्रेक कर ले पहली बार, और इससे फ्रैंक का फुल पोटेंशियल एज अ नोबल अनलॉक हो जाता है। हम देखते हैं उसमें इमेंस पावर आती है और मैरी इंस्टेंटली डर जाती है और वो बिलीव नहीं कर पाती कि क्या हो रहा है। फिर फ्रैंक मैरी को रोस्ट करता है, कहता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट नोबल के साथ हुआ था और वो बस कॉपी कर रहे हैं कि नोबल जैसे गॉड बन सकें। लेकिन फ्रैंक कहता है कि वो सिर्फ पैथेटिक रेगुलर ह्यूमंस हैं, लैब रैट पावर के साथ, और वो ह्यूमंस के साथ कभी ट्रूली रूल नहीं कर सकते क्योंकि उनका इंटेंशन इविल है। फिर वो सडनली मैरी के ऊपर एनर्जी ब्लास्ट अटैक करता है जो पूरी बिल्डिंग को हिला कर रख देता है और ग्लासेस सब तरफ टूटने लगते हैं। वहीं मैरी कुछ नहीं कर पाती। इस तरफ जेक M21 को डिफीट कर देता है क्योंकि M21 अब फाइट करने के लिए वीक है और अब बस रे ही लास्ट बचा है। जेक रे के पास आता है और सोचता है कि रे उससे डर रहा है क्योंकि रे जेक की आंखों में नहीं देखता। जेक जोर से हंसता है और रे को मोक करता है, कहता है कि रे उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ करके भीख मांगे। लेकिन रे एक शब्द भी नहीं बोलता और वो अपनी ओपी एबिलिटी यूज करके जे को अपने सामने नील करवा देता है जैसे वो छोटा बच्चा हो, वो भी बिना एक भी फिंगर लगाए। इस तरह की पावर देख करके M21 शॉक होता है और रियलाइज करता है कि ये वही बंदा है जिसके बारे में वो पूरा टाइम बात कर रहा था, यानी नोब्लेस। जेक फिर से ट्राई करता है उठने का, लेकिन हर अटेम्प्ट में रे उसका सर फ्लोर पे स्मैश कर देता है अपने माइंड कंट्रोल के थ्रू। सीनू ट्राई करता है रे को कॉल आउट करने का और वार्निंग देने का, लेकिन रे नहीं चाहता कि वो लोग जान पाएं कि वो कौन है और क्या कर सकता है, इसीलिए वो उन्हें स्लीप में डाल देता है अपने माइंड कंट्रोल के साथ। तब जेक फाइनली अपनी लैब रेट एक्सपेरिमेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और हम पहली बार उसके अंदर का मॉन्स्टर देखते हैं। जेक एक मैसिव डिमोनिक बीस्ट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होता है, इनसेन स्ट्रेंथ के साथ, जो मेजर प्रॉब्लम्स के लिए बनाया गया था। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी जेक रे को टच नहीं कर पाता और रे फिर से उसे नील करवाता है, इवन जेक के डिमोनिक मॉन्स्टर फॉर्म में भी। जे फिर लास्ट टाइम अपनी पूरी स्ट्रेंथ गैदर करके रे पे मैसिव स्विंग करता है, लेकिन रे सिंपली ब्लॉक कर लेता है। जेक के अटेम्प्ट देख करके रे अब अपनी एक्शन में आता है और कहता है कि जेक अपने सारे पापों के लिए अपने खुद के ब्लड में पे करेगा, और फिर रे जेक को डिस्ट्रॉय कर देता है और बिलियन पीसेस में ब्लास्ट कर देता है। पूरी बिल्डिंग रेड के साथ कोलैप्स हो जाती है और जेक का काम तमाम ऐसे होता है जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही ना करता हो। फिर इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां DA5 नाम के असैसिन्स के द्वारा कुछ आर्मी मेंस पर अटैक होता है। DA5 के मेंबर्स TA, टाउ, सार्क, हैमर और लीडर क्रेन इजिली आर्म फोर्सेस को वाइप आउट कर देते हैं अपने एबनॉर्मल स्ट्रेंथ के साथ और एक सीनियर साइंटिस्ट को कैप्चर कर लेते हैं। टास्क कंप्लीट होने के बाद DA5 जापान निकलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क के लिए,
वहीं जापान में सीनू और उसका बेस्ट फ्रेंड मानबू वापस हाई स्कूल में जाते हैं, लेकिन सीनू कुछ ऐसा देखता है कि डिसअपॉइंट हो जाता है। स्कूल की सारी लड़कियां M21 जो यहाँ का गार्ड बन गया है उसके चारों तरफ घूम रही होती हैं और उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती हैं। वहीं रे अपने सर्वेंट फ्रैंक से पूछता है कि क्या उन तीनों की मेमोरी कंप्लीटली रीराइट हो गई है। वहीं उनकी बातों से हमें पता चलता है कि M21 गार्ड कैसे बना। पिछली रात M21 ने सिक्योरिटी गार्ड का जॉब लिया क्योंकि वो यूनियन का पार्ट था। यूनियन उसके और M24 के पीछे थी क्योंकि उनके पास स्पेशल पावर थी और यूनियन उन्हें फेल्ड एक्सपेरिमेंट मानता था। इसलिए M21 को लो प्रोफाइल मेंटेन करना पड़ता है। करंट टाइम में फ्रैंक जो स्कूल का चेयरमैन है अपने मास्टर रे को अलाउ करता है कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट प्रिटेंड करे, जबकि वो नोबलेस है। रे चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी कैच करे जो पिछले 820 सालों में एडवांस हुई है। जब रे क्लासरूम में एंटर करता है तो वो सीनू का फ्रेंड बन जाता है, लेकिन तभी रे चौंक जाता है स्मार्टफोन देखकर, स्टूडेंट्स का पिक्चर लेना और दूर से ही बात करना ये देखकर। लंच में रे फ्रैंक और M21 से बात करता है और कहता है कि वो भी फोन चाहता है जैसे सबके पास है। अगले दिन सीनू और मानबू सरप्राइज हो जाते हैं ये देखकर कि रे के पास लॉन्च के टाइम का सबसे न्यूएस्ट और बेस्ट स्मार्टफोन है। तभी कुछ गुंडे फैंसी कार में आते हैं और स्टूडेंट्स के साथ स्पोर्ट्स एरिया में फाइट शुरू कर देते हैं, जो कि सीनू को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ही नॉइज सुनाई देती है सीनू, रे, मानबू और बाकी के स्टूडेंट्स वहां दौड़ के जाते हैं। M21 डिस्टेंस से देख रहा होता है और हेजिटेट करता है इन्वॉल्व होने में क्योंकि उसे लो प्रोफाइल मेंटेन करनी है। थोड़ी देर बाद एक ओल्डर जेनिटर स्टेप इन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडा गुस्सा हो जाता है और पंच थ्रो करने के लिए प्रिपेयर करता है। तभी सीनू जंप करता है जेनिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी बैंडेज से पंच ब्लॉक करता है। वो गुंडा तुरंत सीनू को पहचान जाता है और कहता है कि वो उसे ही ढूंढ रहा था। वो कहता है कि सीनू ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मूव किया था। सीनू समझाने की कोशिश करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने गलत समझा, लेकिन वो कहाँ समझने वालों में से था और फिर वो सीनू को मारना शुरू कर देता है। सीनू को फाइट बैक करना पड़ता है, पर वो गुंडा कुछ पंच लैंड करता है, लेकिन सीनू भी अपर कट मार देता है। जैसे ही सिचुएशन एस्केलेट होती है रे को स्टेप इन करना पड़ता है और M21 को भेजता है। M21 तुरंत वहां आता है और इजीली उन गुंडों को नॉकआउट कर देता है। इसके बाद वो गुंडा अपने बंदों को बैक ऑफ करने के लिए बोलता है और अपनी स्पोर्ट्स कार रिवर्स करके भाग जाता है। उसी दिन बाद में M21 फ्रैंक से माफी मांगता है कि उसे बीच में जाना पड़ा क्योंकि उसे अभी भी छुप के रहना था और अपनी पावर्स किसी को भी नहीं दिखाना था। वहीं हम देखते हैं कि जापान में DA5 अटैकर्स का ग्रुप जो पहले आए थे एक स्काई स्क्रैपर पे खड़े हैं और सराउंडिंग को स्कैन करते हैं ताकि एक बेस्ट लोकेशन ढूंढ सके अपने नेक्स्ट प्लान के लिए। अगले दिन जब M21 स्कूल गेट क्लोज करने वाला होता है, दो वाइट बालों वाले स्टूडेंट वहां आते हैं और M21 को कहते हैं कि वो उन्हें फ्रैंक हेडमास्टर के पास ले जाए। फ्रैंक उन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये नोबल्स हैं, पर फिर भी फ्रैंक उन्हें नॉर्मल ह्यूमन प्रिटेंड कराता है और उन्हें हाई स्कूल में इनरोल कर लेता है। पर वो रे को बता देता है कि ये नोबल्स हैं और इनका नाम रेजिस और सारा है। जब वो दोनों न्यू क्लासरूम में एंटर करते हैं, रेजिस को सेंस हो जाता है कि रे से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रही है और वो डिसाइड करता है रे के साथ थोड़ा और घूमने का कैफेटेरिया में। रेजिस रे को इंटरेस्टिंग लगता है। वहीं सीनू नोटिस करता है कि मानबू क्रश कर रहा है सारा पे और फिर वो और रे मिलके एक प्लान बनाते हैं ताकि उन दोनों को क्लोज ला सकें। इसके बाद हम देखते हैं फ्रैंक और M21 घर जा रहे होते हैं। रास्ते में M21 फ्रैंक से नोबलेस के बारे में पूछता है क्योंकि वो पावरफुल बीइंग थे और यूनियन के द्वारा टारगेट किए जाते थे क्योंकि उनके पास अपनी रियल स्ट्रेंथ होती थी, ना कि लैब रैट्स की तरह। फ्रैंक बताता है कि सैकड़ों सालों पहले नोबल्स ह्यूमन रेस की हेल्प करने के लिए आए थे ताकि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर सकें क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग और यूनिक पावर्स पोजेस करते थे। M21 हंसने लगता है नोबल्स के आइडियोलॉजी पे। फ्रैंक अश्योर करता है कि कुछ नोबल्स का डिफरेंट लाइन ऑफ थिंकिंग है जो बिलीव करते हैं कि सोसाइटी प्रोग्रेस करने के बाद ह्यूमंस को सुपीरियर रेस की जरूरत नहीं होती। घर पहुंचते ही फ्रैंक थोड़ा निराश होता है ये देख करके कि रेजिस, सारा और रे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं। वो फिर वहां अपने इमोशंस हाइड कर पाता है और किचन में डिश वॉश करने चला जाता है। मानबू और सीनू देखते हैं कि M21 फ्रैंक के साथ रह रहा है, तो सीनू सजेस्ट करता है कि फ्रैंक रेजिस और सारा को भी अलाउ करे रहने के लिए।
फ्रैंक हेजिटेट करता है, लेकिन रे के मास्टर होने के कारण अलाउ कर देता है। फ्रैंक फिर किचन में वापस जाता है और M21 से माफी मांगता है और लोगों को घर में लाने के लिए, क्योंकि M21 लो प्रोफाइल रहना चाहता था। M21 हम्बली थैंक्स करता है और डिशेस में हेल्प कराता है। सारा रूम में आती है हेल्प ऑफर करने के लिए, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है ये कह के कि यहाँ सब ठीक है। सारा जाते हुए M21 के हाथों पे टैटू नोटिस करती है, नंबर 21। अगले दिन सारा रेजिस को टैटू के बारे में इन्फॉर्म करती है और कहती है कि M21 यूनियन का एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट था। यूनियन अपने सब्जेक्ट नंबर असाइन करते थे। रेजिस डिसाइड करता है कि M21 का ट्रायल करने का, तो वो M21 से उनके बारे में पूछता है, पर M21 झूठ बोलता है कि वो यूनियन से नहीं है, लेकिन रेजिस उसे थोड़ा पुश करता है कि वो सच बता दे। उसके बाद M21 रेजिस को कुछ सच बताता है, पर रेजिस अपने माइंड कंट्रोल यूज करके M21 को कंट्रोल करने का ट्राई करता है, लेकिन M21 अचानक अपने हाथ को चेंज करके नुकीले पंजों में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिर रेजिस और M21 की फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान सारा रेजिस को कांटेक्ट करती है और बताती है कि सीनू, मानबू, रे और मैं घर जा रहे थे, तो सीनू मानबू को मेरे करीब लाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक अनजान आदमी हमारे सामने आता है और ऑर्डर फॉलो करने के लिए बोलता है और वो रे पे नाइफ भी यूज करता है। इसके बाद रेजिस और M21 उनकी तरफ भागते हैं और देखते हैं कि सीनू अकेला ही उन गुंडों से फाइट कर रहा है। रेजिस बीच में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन M21 रोकता है और इन्फॉर्म करता है कि सारा सेफ है। वो बताता है कि ह्यूमंस अब वीक नहीं हैं जैसा पहले थे। जैसे ही उन गुंडों का बॉस गन निकालता है, तब M21 सीनू को बचा लेता है। फिर उन सभी गुंडों का बैंड बजाने के बाद वो सभी घर चले जाते हैं। रात में M21 रेजिस को इन्फॉर्म करता है कि ह्यूमंस को नोबल की लीडरशिप की जरूरत नहीं है और ह्यूमंस अब ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं पहले के कंपैरिजन में। घर पहुंचते ही रेजिस M21 से कहता है, मैं अभी तुम पे नजर रखूंगा और तुमने अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारा गेम ओवर समझो। उसके बाद डिनर के टाइम रेजिस फ्रैंक पर अपना माइंड कंट्रोल ट्राई करता है और टेस्ट करता है कि क्या फ्रैंक नॉर्मल इंसान है या नहीं। फ्रैंक माइंड कंट्रोल होता तो नहीं है, लेकिन वो नाटक करता है कि जैसे वो अब उसके कंट्रोल में है। इसके बाद रेजिस अपनी पावर रे पर यूज करता है, लेकिन उसे खुद ही डाउट होता है कि उसकी पावर काम करेगी भी या नहीं, क्योंकि रे हमेशा बिना किसी एक्सप्रेशन के रहता है। दूसरी तरफ यूनियन का ग्रुप DA5 कॉफिन के गायब होने का केस चेक कर रहा होता है। उनके हिसाब से इंसिडेंट को पुलिस ने साइको रैम्पेज बोल करके कवर कर दिया, जबकि साफ दिख रहा था कि ये काम सुपर ह्यूमंस लोगों का था। इसके अलावा जेक और मैरी जो हाई लेवल सुपर ह्यूमन मॉडल्स हैं और पहले कॉफिन के जांच के लिए भेजे गए थे, उनकी कोई खबर ना मिलने पर DA5 मान लेते हैं कि जेक और मैरी अभी भी कॉफिन ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अब तक इन्फेक्टेड M21 और M24 के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं भेजी थी, जिन्हें उन्होंने ही बनाया था। M21 और M24 के करंट कंडीशन के बारे में कुछ नहीं पता चलने पर DA5 मान लेते हैं कि दोनों जिंदा हैं और उनकी तलाश शुरू कर देता है। इधर हाई स्कूल में मानबू सीनू को डांट रहा होता है क्योंकि वो बार बार फाइट में पड़ जाता है। साथ ही वो रेजिस के साथ चिपक कर रहने लगता है, जिससे सीनू को लगता है कि मानबू लड़कियों की जगह लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मानबू के घर पर, क्योंकि वो कंप्यूटर का शौकीन है। उसके अंकल जो पुलिस में है उसे पुलिस डिपार्टमेंट की सर्वर की सिक्योरिटी चेक करने का काम देते हैं। सिक्योरिटी चेक करने के दौरान मानबू DA5 के एक मेंबर से टकराता है जो पुलिस सर्वर हैक करने की कोशिश कर रहा होता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की स्किल्स की रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी अपने जैसा नर्ड टाइप इंसान नहीं देखा होता। फिर दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं और सर्वर पर एक दूसरे पर अटैक भेजते रहते हैं। इस इंटेंस फाइट के बीच बिना सोचे समझे सीनू सारा मजा खराब कर देता है। वो गलती से लैपटॉप की बैटरी कॉर्ड पर पैर रख देता है और मानबू का लैपटॉप बंद हो जाता है। मानबू गुस्से में सीनू को डांटता है कि वो दिमाग यूज नहीं करता और फिर वो रूम से बाहर चला जाता है अपने अंकल को सर्वर पे अटैक के बारे में बताने। जैसे ही मानबू रूम से बाहर जाता है, सीनू लैपटॉप का कंट्रोल ले लेता है और मानबू के चैट्स पढ़ना शुरू कर देता है। उधर टीए मानबू की स्किल से इम्प्रेस हो जाता है और उससे चैट करना शुरू कर देता है, बिना जाने कि अब लैपटॉप के पीछे मानबू नहीं बल्कि सीनू बैठा है। सीनू को थोड़ा अजीब लगता है जब टीए बताता है कि वो 24 साल का आदमी है,
इससे सीनू और भी पक्का मान लेता है कि मानबू लड़कों में इंटरेस्ट रखता है, वो भी बड़े वालों में। सीनू चैट में बिजी होता है, तब मानबू चुपके से उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उसे देख करके सीनू डर के मारे निकल लेता है और माफी मांगने लगता है। दूसरी तरफ टीए DA5 के लीडर क्रैन को M21 की लोकेशन के बारे में रिपोर्ट करता है, क्योंकि टीए शहर के कैमरा हैक करके M21 को ढूंढ लेता है। क्रैन तुरंत हैमर और सार को ऑर्डर देता है M21 को पकड़े, चाहे जो भी तरीका यूज करना पड़े, बस उसे जिंदा रखना। इधर फ्रैंक के घर में M21 और रेजिस का झगड़ा चल रहा होता है। आखिर जब M21 अपना पास्ट रेजिस को बताने वाला होता है, तब फ्रैंक बीच में आकर के गुस्सा हो जाता है। वो रेजिस और M21 को ऑर्डर देता है कि फ्लोर पर जो भी बिखरा पड़ा है साफ करें। रेजिस, जो काफी जिद्दी है, फ्रैंक को बोलता है कि रे को भी क्लीनिंग में हाथ बटाना चाहिए। फ्रैंक अपने मास्टर से पूछता है और बात सारा के टॉपिक पे चली जाती है, लेकिन रेजिस फिर से बात रे पर ले आता है। रेजिस की बकबक से परेशान होकर के रे बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए खड़ा होता है और रेजिस के साथ मिल करके मैस साफ करने लगता है। अगले दिन फ्रैंक M21 को एक फेक बैंक अकाउंट देता है जिसे यूनियन ट्रेस ना कर सके, और उसी अकाउंट में M21 की पहली सैलरी डाल देता है। उसके बाद M21 कहीं जा रहा होता है, तब उसकी मुलाकात सार्क और हैमर से होती है और बात तुरंत बिगड़ जाती है। थोड़ी सी फाइट के बाद ये एक तरफा होने वाली फाइट बन जाती है, जिसमें सार्क आसानी से M21 को हरा देता है। थोड़ी देर बाद जब रेजिस और सारा वहां पहुंचते हैं, M21 को बुरी तरह इंजर्ड देखते हैं, तब फाइट रुकती है। रेजिस के बोलने पर गुस्सा होकर के सार्क रेजिस पर जोरदार अटैक करता है, जिसे M21 बीच में आकर के रोक लेता है और खुद उस अटैक को झेल लेता है। उसके तुरंत बाद क्रैन वहां आ जाता है और सार्क को डांटता है कि वो M21 के साथ हद से ज्यादा आगे बढ़ गया, जबकि ऑर्डर था कि उसे जिंदा पकड़ना है। साथ ही रेजिस और सारा को प्रोटेक्ट करना और पुराने साथियों के बारे में पता लगाना। M21 DA5 के साथ जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो यूनियन का मेंबर बनने का नाटक करता है और DA5 अभी भी यही मानते हैं कि वो यूनियन का एजेंट है। इधर मानवू दोबारा पुलिस सर्वर की सिक्योरिटी चेक करता है और इस बार वो टीए के अटैक के जवाब देने के लिए तैयार होता है। जैसे ही टीए अटैक करता है और वायरस भेजता है, मानवू उसे सरप्राइज दे देता है और उसका जवाब दे देता है। मानवू के अटैक से इम्प्रेस होकर के टीए उसका डाटा ट्रेस करता है और उसकी लोकेशन निकाल लेता है और सोचता है कि जा करके उससे मिले और दोस्ती करे। फिर हम वापस फ्रैंक के मेंशन पर आते हैं, जहां रेजिस और सारा फ्रैंक को M21 के धोखे के बारे में बताते हैं, जिससे फ्रैंक को टेंशन हो जाती है कि कहीं M21 रे की इंफॉर्मेशन यूनियन को ना दे दे। एक अलग जगह पर DA5 के मेंबर्स M21 को पकड़कर टॉर्चर करते हैं और उससे कॉफिन वाले मिशन और जेक और मैरी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। M21 कुछ नहीं बोलता, इसीलिए DA5 डिसाइड करते हैं कि उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो सोच सके। टाको M21 की हालत देख करके उसे पानी ऑफर करता है, जो M21 और बाकी DA5 मेंबर्स दोनों को सरप्राइज कर देता है। पानी पीने के बाद DA5 की गलत सोच के हिसाब से M21 अभी भी यूनियन का एजेंट है। M21 कॉर्पोरेट करने के लिए मान जाता है। वो सिर्फ इतना प्रॉमिस करता है कि वो इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन शर्त ये रखता है कि DA5 उसे और उसके जैसे फील्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में डाटा बताएगा। M21 डील एक्सेप्ट करने के बाद अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है, क्योंकि वही उनके केस का इकलौता लीड होता है, इसीलिए वो खाने के लिए बार्गेन करता है। क्रैन हैमर से कहता है कि वो अपनी ऑयली और नकली मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट शेयर करे, लेकिन M21 सीधा बोलता है कि उसे रामेन का एक बॉल चाहिए। ब्रेक के टाइम टीए टाको के ग्रुप के काम करने के तरीके की तारीफ करता है। वो कहता है कि टाको ही इकलौता था जो M21 के साथ थोड़ा इंसानियत दिखाया था। टाको बताता है कि उसका ये सॉफ्ट नेचर स्कूल के टाइम अपनी सिस्टर के साथ जुड़ी यादों की वजह से है। उधर मानबू सोच रहा होता है कि M21 अचानक गायब कैसे हो गया। वो रेजिस से उसके बारे में पूछता है। ये देखकर कि रेजिस किसी बात पर गुस्सा है, मानबू फ्रैंक के मेंशन में पार्टी प्लान करता है। थोड़ी देर बाद मानबू को टीए का मैसेज आता है, जिसमें वो कहता है कि कल दोनों मिलकर बात करेंगे। अगले दिन मानबू पार्टी का सामान खरीदने के लिए सीनू और सारा का साथ छोड़ देता है। जब सीनू सामान ले जा रहा होता है, तब वो एक गली में देखता है कि कुछ लोग टाको को मार रहे हैं। ये देख करके सीनू तुरंत एक्शन लेता है और उन पुलिस से लड़ पड़ता है। कहीं और मानबू टीए से मिलता है। पहले वो थोड़ा डरा रहता है, क्योंकि टीए एक क्रिमिनल हैकर था
जिसने पुलिस का सिस्टम हैक किया था। लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों हैकिंग की बातों में इतना घुस जाते हैं कि फुल्ली फ्रेंड बन जाते हैं। मानबू को लगता है कि वो और टीए काफी सेम टाइप के लोग हैं, क्योंकि दोनों ही ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो उनके शौक को समझ नहीं पाते। रिस्पेक्ट दिखाने के लिए मानबू टीए को भाई बोल देता है और ये सुनकर के टीए खुश हो जाता है। गली से बचाने के बाद टाको सीनू को थैंक्स करता है। वो गलती से सीनू और सारा को कपल समझ लेता है। पार्टी के लिए लेट हो रहा होता है, इसीलिए सीनू और सारा वहां से निकल जाते हैं। उन्हें जाते देख करके टाको को अपनी छोटी बहन याद आ जाती है, जो उसी एज की थी। बाद में टीए टाको को बोलता है कि वो उसकी सिस्टर को ढूंढने में मदद करेगा, जिसे यूनियन ने पकड़ रखा था। काफी टाइम बाद सार्क M21 को धमकी देता है कि अगर इंटरोगेशन के दौरान वो फिर से चुप रहा तो वो उसे मार देगा। लेकिन टाको सार्क को याद दिलाता है कि M21 उनका इकलौता सोर्स है जिससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। शार्क गुस्से में बोलता है कि उसने पहले के मिशन में छोड़े गए औरत और बच्चों को मार दिया था। ये सुनते ही टाको का गुस्सा फूट जाता है और वो अपनी गन शार्क पर तान देता है, लेकिन टीए उसे रोक लेता है। शार्क बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का रूल है, जो भी रिस्क हो सकता है उसे खत्म कर दो। उसी दिन स्कूल में रेजिस दूर से शार्क को अपनी तरफ देखते हुए नोटिस करता है। शार्क समझ जाता है कि रेजिस ने उसे पहचान लिया है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि रेजिस को M21 से इंफॉर्मेशन निकालने का यूज करेगा। बाद में रेजिस शार्क और हैमर से मिलता है और वहां फाइट शुरू हो जाती है। रेजिस इजीली शार्क पर भारी पड़ता है, इसलिए हैमर बॉम्ब फेंक करके शार्क को बचाता है। फिर वो शार्क को डी नाम की एक पिल देता है, जिससे शार्क और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब रेजिस अपनी पूरी पावर यूज करता है और शार्क को बुरी तरह अटैक करता है, लेकिन फिनिश ब्लो देने से पहले रुक जाता है। तब हैमर धमकी देता है कि अगर रेजिस ने उसकी बात नहीं मानी तो वो इन दोनों को मार देगा। बेस पर वापस जा करके शार्क बाकी DA5 मेंबर और M21 को मिलाता है और फ्रैंक के मेंशन से पकड़े गए नए लोग दिखाता है। जैसे ही सारा को रेजिस के साथ अपने मेंटल कनेक्शन टूटने का एहसास होता है, वो तुरंत वहां निकल पड़ती है। इसका मतलब होता है कि रेजिस या तो बेहोश है या मर चुका है। ये सोचकर कि मानबू और सीनू भी डेंजर में हो सकते हैं, रे और फ्रैंक सारा के पीछे पीछे जाते हैं। होश में आने के बाद रेजिस खुद को मजबूत हथकड़ियों में बंधा हुआ पाता है और चारों तरफ DA5 मेंबर्स होते हैं। शार्क को लगता है कि रेजिस कॉफिन के बारे में जानता है, इसीलिए वो उससे M21 के रिलेशन के बारे में पूछता है। रेजिस को बचाने के लिए M21 झूठ बोल देता है। सीनू और मानबू भी होश में आते हैं और समझ जाते हैं कि ये लोग वही हैं जिनसे वो पहले मिल चुके थे। सीनू टाको को देखकर शॉक हो जाता है और जब मानबू टीए को भाई बोलता है तो शार्क उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका स्कूल गार्ड M21 भी इन लोगों के साथ शामिल होगा। मानबू रोते हुए M21 से सब एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, लेकिन M21 इग्नोर करते रहता है। तब शार्क M21 की रॉयल्टी टेस्ट करने के लिए सीनू को जान से मारने की धमकी देता है। टीए बीच में बोलता है कि मेमोरी इरेज करने वाली ड्रग दे करके सबको छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्रैन बोलता है कि रिस्क लेना ठीक नहीं, इसलिए इन्हें मार देना चाहिए। जैसे ही शार्क मानबू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, सीनू उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर कि M21 की इंसानियत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, रेजिस खुद आगे आता है और मानबू को बचाता है। शार्क फिर रेजिस को जमीन पर गिरा देता है और उसे लगातार पंचेस मारने लगता है। सीनू भाग करके शार्क को पंच करता है। उसी टाइम हैमर KFC का पूरा मेनू ले करके आ रहा होता है और रास्ते में सारा को देख लेता है। वो उस पर बॉम्ब फेंकता है, लेकिन सारा उन्हें डॉज करके अटैक कर देती है और हैमर के बॉम्ब्स का काम तमाम कर देती है। शार्क रेजिस को छोड़ करके सीनू से लड़ने लगता है। टाको शार्क का एक्शन का विरोध करता है, लेकिन क्रैन उसे बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर पे बॉम्ब ब्लास्ट चेक करने भेज देता है। M21 स्टूडेंट को छोड़ने के लिए अग्री करता है और बोलता है कि वो इन्फॉर्मेशन दे देगा, लेकिन क्रैन मना कर देता है। शार्क फिर सीनू को गर्दन से पकड़ करके सांस रोक लेता है। M21 अपने आप से पूछने लगता है कि वो क्या कर रहा है। वो M24 से किया हुआ प्रॉमिस ऑलमोस्ट पूरा कर चुका था, लेकिन अब वो असमंजस में फंस गया था। मानबू मदद के लिए भागता है, लेकिन शार्क उसे दूर फेंक देता है। आखिर M21 डिसाइड करता है कि वो अपनी इंसानियत नहीं छोड़ सकता और वो शार्क के हाथ पर पंजे से वार कर देता है।
बिल्डिंग के रूफ पर रे और फ्रैंक लैंड करते हैं और उनके सामने टाको खड़ा होता है। फ्रैंक बोलता है कि रे अपने फ्रेंड्स की हेल्प करे और वो खुद टाको से डील करेगा। फ्रैंक टाको पर अटैक करता है, लेकिन टाको एक ब्लैक बॉक्स यूज करके ब्लॉक कर लेता है। फिर टाको फायरिंग स्टार्ट कर देता है। फ्रैंक नोटिस करता है कि टाको के पास स्नाइपर राइफल है, तो वो उसके नजदीक जाने का डिसीजन लेता है। वो पहुंच भी जाता है, लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। टाको के पास एक पिस्टल भी होती है और वो सीधा फ्रैंक पर तान देता है। फ्रैंक टाइम पर खुद को बचा लेता है, इसलिए टाको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए डी यूज करने का डिसाइड करता है। फ्रैंक तुरंत अटैक करता है उसे रोकने के लिए, लेकिन तब तक टाको ने वो खा लिया होता है और वो काफी इजीली उसके अटैक से बच जाता है। उधर सारा एक बार फिर हैमर को ढूंढने निकलती है, जो पिछले अटैक से बच गया था और अब वो भी डी के इफेक्ट में था, मतलब उसने डी खा लिया होता है। इसी बीच M21 सार्क के खिलाफ चार्ज करता है ताकि वो स्टूडेंट्स को बचा सके। M21 सार्क के अटैक के सामने आ जाता है, जिससे सार्क जमीन पर गिर जाता है। ये देख करके M21 अब उसकी साइड पर आ चुका है। रेजिस अपनी हथकड़ियां तोड़ देता है और सार्क को दूर फेंक देता है। सार्क फिर से डी यूज करके और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन फिर भी रेजिस उसे कुत्तों की तरह मारता है। जैसे ही रेजिस उसका सर काटने वाला होता है, क्रेन बीच में आकर के सार्क को बचा लेता है और खुद भी डी पिल यूज कर लेता है। सार्क ये सोचकर शॉक हो जाता है कि क्रेन उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन अगले ही पल क्रैन उसे चीर कर मार देता है। क्रैन बताता है कि उसका असली प्लान पिल यूज करके बाकी मेंबर्स की पावर खुद में ऑब्जर्व करना था। सार्क को लगभग सिर्फ हड्डियां और चमड़ी बना देने के बाद क्रैन उसे दूर फेंक देता है और अब क्रैन इतना पावरफुल हो जाता है कि रेजिस के सारे अटैक्स को आसानी से रोक लेता है। फिर वो रेजिस को एक जोरदार पंच करता है, लेकिन उसे पूरी तरह नहीं मारता, क्योंकि रेजिस के पास कॉफिन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। रेजिस की हालत देख करके M21 उसे बचाने आगे बढ़ता है, लेकिन पहले से लगे घाव की वजह से वो और ब्लीड करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बड़े ही स्वैग में वहां रे आ रहा होता है। क्रैन उसे देख कर कहता है, अब तू कौन है बे? तो रे कहता है, तुझे परमिशन किसने दी बोलने की? और फिर अगले ही सेकंड क्रैन जमीन पर धड़ाम से गिरता है और चाहे वो कितना भी ट्राई करता, वो उठ ही नहीं पा रहा था। उधर टाको अपनी पिस्टल फ्रैंक के बिल्कुल पास रख देता है ताकि उसे जल्दी खत्म कर सके, क्योंकि उसके बाद उसे रे से भी डील करना है। ये देख करके फ्रैंक अपनी सील्ड पावर अनलीज कर देता है, सिर्फ अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी वक्त सारा अपना सोल वेपन डी साइथे बुला लेती है और फिर सीधा हैमर का सर काट देती है और बाहर निकल आती है, जहां रूफ पर एक जबरदस्त फाइट चल रही होती है। रूफ पर टाको फ्रैंक के स्पाइक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में पकड़ा जाता है। जब टाको मान लेता है कि उसका एंड आ गया है, तब उसे अपनी सिस्टर का चेहरा याद आ जाता है। ये याद उसे फिर से जिंदा रहने के लिए लड़ने की हिम्मत दे देती है। फिर टाको जंप करता है और फ्रैंक पर शॉट फायर करता है, जो ऑलमोस्ट उसके फेस को हिट कर देता है। टाको फ्रैंक के पीछे भागता है, लेकिन फ्रैंक उसे हिलने से रोक देता है। टाको जमीन पर गिर जाता है और फ्रैंक उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सारा रूफ पर पहुंच जाती है और फ्रैंक की पावर्स देख करके समझ जाती है कि फ्रैंक कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि अब तक सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। उधर फ्रैंक भी समझ जाता है कि सारा एक नोबल क्लैन लीडर है, क्योंकि उसके पास एक सोल वेपन है। टाको सारा को देख करके एक रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो सारा और सीनू से पहले मिल चुका था। वो उसे सीनू को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि गली में सीनू ने ही उसे बचाया था। ये सुनकर के फ्रैंक टाको को छोड़ देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये बुरा इंसान नहीं है। फिर हम वापस इन पे आते हैं, जहां क्रैन रे के माइंड कंट्रोल को रजिस्ट करता है और उन पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रे उसका अटैक एक ही हाथ से रोक लेता है और उसे वॉल की तरफ उड़ा देता है। क्रैन रे पर बार बार स्लैशेस मारता है, लेकिन रे अपनी बैरियर से सब अटैक रोक देता है। हार के करीब आकर के क्रैन टीए को ऑर्डर देता है कि वो डी पिल खा ले। मानवू टीए को मना करता है, लेकिन फिर भी टीए अग्री कर लेता है और क्रैन की तरफ बढ़ता है। क्रैन टीए को गर्दन से पकड़ करके जल्दी खाने के लिए कहता है, लेकिन तभी टीए उसकी पकड़ से निकल करके जंप करता है और उसे एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। अपनी बिट्रियल पर गुस्से में क्रैन टीए को मारने के लिए चार्ज करता है, लेकिन रे अपनी पावर से क्रैन को पैरालाइज कर देता है, जिससे टीए भाग जाता है। फिर रे भी मानवू के पास आता है और उन्हें कहता है कि वो उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो उसके दोस्त हैं। फिर रे अपनी पावर एक्टिवेट करता है,
जिससे वो ब्लड कंट्रोल कर सकता है। रेजिस इस पावर को पहचान लेता है और रे की स्ट्रेंथ देख करके हैरान रह जाता है। रे क्रैन को उसी खून से खत्म कर देता है जो फाइट में गिर चुका था। क्रैन उस पावर का सामना नहीं कर पाता और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसी के साथ फाइट का एंड हो जाता है। फिर हम अगले दिन फ्रैंक के मेंशन में देखते हैं, जहां टाको बेहोशी से उठता है और पास के रूम में बैंडेज में बंधा हुआ M21 देखता है। फ्रैंक नोटिस करता है कि पिछली फाइट की थकान की वजह से रे के मुंह से ब्लड निकल रहा था। मदद करने से पहले ही रे फ्रैंक से कहता है कि चिंता ना करे, और साथ ही ये भी बोलता है कि बिना परमिशन अपना सील तोड़ना और सिर्फ अपने बारे में सोचना गलत था। अपने सील तोड़ने के बाद याद करके फ्रैंक रे से माफी मांगता है, क्योंकि पहले रे ने ही फ्रैंक की पावर सील की थी और बिना उसकी परमिशन उन्हें उसे यूज नहीं करना चाहिए था। फ्रैंक किसी भी पनिशमेंट के लिए रेडी होता है, लेकिन वो शॉक हो जाता है जब रे सारी पनिशमेंट माफ कर देता है। रे बोलता है कि उसे फ्रैंक पर भरोसा है कि वो बिना किसी वजह उसकी बात नहीं तोड़ेगा। भूख लगने पर रे और फ्रैंक डिनर टेबल की तरफ जाते हैं। वहां टीए सारा की कुकिंग देख करके इम्प्रेस होता है, लेकिन फ्रैंक के स्पेशल रामेन को देख करके वो और भी ज्यादा चौंक जाता है। वहीं हम M21 को देखते हैं, जो सोच रहा होता है कि उसके पास ये बेस्ट चांस था अपने जैसे और भी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानने का। वो अपनी फेलियर का ब्लेम अपनी कमजोरी पर डालने लगता है। तब रे M21 को बताता है कि उसके अंदर और भी ज्यादा पावर छुपी है, और फिर रे उसे उसकी ट्रू फॉर्म दिखाता है। ये देख करके M21 अपनी ही पावर से डर जाता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा। दूसरे रूम में टीए और टाको डिसाइड करते हैं कि यूनियन से छुपने के लिए वो उनके सर्वर को हैक करेंगे और खुद को डेड शो कर देंगे। अपने सिस्टर को लेकर के परेशान टाको को तब जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक लगता है जब टीए उसे बताता है कि उसकी सिस्टर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और उसके साथ जुड़ी सारी यादें यूनियन ने फेक बनाई थी। ये सुनते ही टाको पूरी तरह हिल जाता है और मानने को तैयार नहीं होता। फिर सब कुछ कर लेने के बाद टीए और टाको डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो इन लोगों के लिए बोझ बन जाएंगे। जब वो निकल रहे होते हैं, टीए M21 को बताता है कि उसने बाकी फील्ड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी, लेकिन सारे रिकॉर्ड्स पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ये सोच करके यूनियन उन्हें अभी भी ढूंढेगा। M21 फ्रैंक से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें मेंशन में रहने दे। रे के हाँ बोलने पर फ्रैंक टाको और टीए को भी मेंशन में रहने दे देता है। अब ये जगह सिर्फ मेंशन नहीं बल्कि एक शेल्टर बन जाती है। अगले दिन सीनू और मानबू लॉन्ग ब्रेक के बाद अपनी हाई स्कूल लाइफ वापस स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन स्कूल आते ही वो खुद को लड़कियों के एक बड़े से ग्रुप के बीच पाते हैं। रीजन सिंपल था, 2 नए गार्ड्स टीए और टाको आ चुके थे, उनके साथ M21 भी था और तीनों का लुक इतना हैंडसम था कि सारी गर्ल्स उन पर फिदा हो रही थीं। ऊपर से जब खुद रे एंट्री करता है तो सारी गर्ल्स पूरी तरह से पागल हो जाती हैं। ये सब देख करके सीनू और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड मिलने का लक 0 था। लंच ब्रेक के टाइम सीनू अपनी लड़कियों वाली बैड लक लाइफ को लेकर के और भी ज्यादा उदास हो जाता है। मानबू सोचता है कि क्यों ना रे से हेल्प मांगी जाए, क्योंकि पूरा स्कूल उसे कूल और चार्मिंग मानता है। रे बस एक वर्ड बोलता है और उसके आसपास खड़ी आधी से ज्यादा लड़कियां फ्लैट हो जाती हैं। ये सीन सीनू के लिए हेल्प के बजाय और ज्यादा टॉर्चर बन जाता है और वो और भी इरिटेट हो जाता है। सीनू की हालत देख करके मानबू उससे पूछता है कि उसे कौन सी लड़की पसंद है, और सीनू की खराब किस्मत देखो, उसकी पसंदीदा लड़की सारा होती है। वो लड़की जो रे जितनी ही ब्यूटीफुल है और बिल्कुल इमोशनलेस भी। ये सुनते ही मानबू को लगता है कि जैसे रेड फ्लैग सिचुएशन हो गई हो। वो तुरंत टाको, टीए और रे को एक शांत जगह पर बुलाता है ताकि सीनू की लव लाइफ के लिए सोल्यूशन निकाल सके। मानबू सबसे रिक्वेस्ट करता है कि वो सीनू की हेल्प करे, क्योंकि सभी को लड़कियों के साथ काफी सक्सेस मिल चुकी थी। फिर वो सबको सच बता देता है कि सीनू सीधा सारा के पीछे जा रहा है। ये सुनकर के टीए, टाको और M21 समझ जाते हैं कि सारा के साथ सेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मिशन है। वो बहाना बना करके निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रे के कहने पर उन्हें हेल्प करनी पड़ती है। काफी ट्राई करने के बाद भी सीनू टीए, टाको और M21 के साथ ट्यून नहीं कर पाता। थक हार करके वो हेडमास्टर के रूम में फ्रैंक से मिलने चले जाते हैं। सीनू फ्रैंक से पूछता है कि क्या उसे कभी लड़कियों के साथ प्रॉब्लम हुई है। ये सुनकर के पहले तो फ्रैंक शॉक हो जाता है और कहता है कि मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ,
क्योंकि मेरे पे तो काफ़ी लड़कियां मरती थीं। जब फ्रैंक अपनी स्टोरी बताता है तब सीनू समझ जाता है कि फ्रैंक को लड़कियों से प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी कि कोई उसे पसंद नहीं करता था, बल्कि इसलिए थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती थीं। बेसिकली फ्रैंक बहुत ज़्यादा हैंडसम था, इसीलिए उसे उनसे बचना पड़ता था। और हेल्प ढूंढने के लिए सीनू रेजिस के पास जाता है, क्योंकि वही हमेशा सारा के आसपास रहता था। लेकिन रेजिस और सारा का रिलेशन काफ़ी नॉर्मल था, इसीलिए रेजिस ज़्यादा मदद नहीं कर पाता। ये देख करके M21 रेजिस को यूजलेस बोल देता है। हमेशा की तरह रेजिस और M21 में बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में आकर के रेजिस डिसाइड करता है कि वो सीनू के हेल्प नहीं करेगा। जैसे ही वो जाने लगता है, रे उसके पीछे आता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो सीनू की मदद करे। थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी में रेजिस, टीए, टाको और M21 मिलकर सीनू की हेल्प करते हैं एक लव लेटर लिखने में। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। कभी सीनू लेटर बहुत ज्यादा फॉर्मल लिख देता है, कभी बिल्कुल ही वियर्ड। परेशान होकर के सीनू जिस पेपर पर लिख रहा होता है उसे गुस्से में फेंक देता है। कोइंसिडेंटली वो पेपर रे के जूतों के पास गिर जाता है। फिर सारा को इम्प्रेस करने के लिए सीनू एक प्लान बनाता है। वो सोचता है कि अपनी बास्केटबॉल स्किल दिखाऊंगा। सीनू को कूल दिखाने के लिए टीए, टाको, M21 और रेजिस अग्री करते हैं कि वो जानबूझकर नूब जैसे खेलेंगे ताकि सीनू हीरो बन सके। मैच स्टार्ट होते ही बॉल गलती से रे के पास आ जाती है। रे के आसपास इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं करता। क्योंकि रे को बास्केटबॉल के रूल्स का आइडिया नहीं होता, वो बॉल हाथ में लेकर के चलने लगता है। ट्रैवलिंग रूल की वजह से उसे बॉल ओपोनेंट को देनी पड़ती है। गेम फिर से स्टार्ट होता है और बॉल एक बार फिर रे की तरफ आती है। इस बार रे सिंपली बॉल को साइड होने देता है और अपोजिंग टीम को दे देता है। अब बॉल आते ही रेजिस सेल्फिश हो जाता है और प्लान छोड़ करके M21 के साथ राइवलरी में घुस जाता है। दोनों एक दूसरे से ज्यादा बास्केट डालने की कोशिश करने लगते हैं ताकि प्रूव कर सके कि कौन बेटर है। थोड़ी देर बाद बॉल फिर से रे के पास आती है। इस बार वो सीरियसली सीनू की हेल्प करना चाहता है। रे फुल स्पीड में बॉल सीनू को पास करता है और M21 के ब्लॉक के बीच से निकल करके बॉल सीनू तक पहुंच जाती है ताकि वो गर्ल्स के सामने कूल लग सके। सीनू स्लैम डंक के लिए जंप करता है, लेकिन उसका गोल्डन चांस टाको खुद ही बर्बाद कर देता है। टाको अपना काम भूल करके बॉल छीन लेता है और खुद ही बास्केट डाल देता है। अब सारी लड़कियां टाको पर फिर से फिदा हो जाती हैं। कंप्लीटली होपलेस होकर के सीनू और मानबू बाहर बेंच पर जाकर के बैठ जाते हैं। सीनू डिसाइड करता है कि वो सारा के पीछे भागना छोड़ देगा, क्योंकि उसे लगता है कि सारा को उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तभी थोड़ी देर बाद सारा और रेजिस उसके पीछे आते हैं। सारा वो लव लेटर दिखाती है जो सीनू ने पहले गुस्से में फेंक दिया था। शर्मिंदा होते हुए सीनू पूछता है कि क्या उसने वो लेटर पढ़ लिया। सारा हाँ बोलती है और सीनू से कहती है कि वो बस खुद जैसा रहे, क्योंकि जब वो नेचुरल होता है वो और ज्यादा चार्मिंग लगता है। क्योंकि वो सब फ्रैंक के घर जा रहे होते हैं, सारा सीनू का बैग वापस कर देती है और पहली बार हल्का सा स्माइल करती है। जब सब मिलकर के फ्रैंक के मेंशन की तरफ जा रहे होते हैं, मानबू और सीनू नोटिस करते हैं कि सब लोग फॉर्मल तरीके से बैठे हुए हैं, जैसे कि सब उन दोनों का ही वेट कर रहे हो। वहां पहुंच करके फ्रैंक बताता है कि रे उनकी मेमोरी चेंज करेगा, क्योंकि उन्हें नोबल्स और सुपर ह्यूमन के बारे में पता चल चुका है। मानबू और सीनू पहले प्रोटेस्ट करते हैं और ऑलमोस्ट टूट से जाते हैं, लेकिन जब फ्रैंक समझाता है कि ये सब उनकी सेफ्टी के लिए जरूरी है, तब वो मान जाते हैं, क्योंकि नोबल्स और सुपर ह्यूमन का सीक्रेट ही रहना चाहिए। रे उन्हें रीअश्योर करता है कि वो अपनी फीलिंग्स और दोस्ती नहीं भूलेंगे। फिर रे उनकी मेमोरी चेंज कर देता है और उन्हें ये भुला देता है कि वो नोबल्स और सुपर ह्यूमंस के बारे में जानते थे। फिर हम अगले दिन देखते हैं जैल कीगर नाम का एक नोबल उनके स्कूल में आता है। जैल कीगर जो लैंडगर क्लैन का लीडर होता है, और वो जैसे ही स्कूल में एंटर करता है सभी को तुरंत महसूस हो जाता है कि कोई नोबल उनके पास आया है। रेजिस और सारा उसे ग्रीट करते हैं, क्योंकि रेजिस भी लैंडगर क्लैन से ही बिलोंग करता था। तभी जैल रेजिस से उसकी ड्यूटीज पर सवाल उठाता है और उसे कहता है कि वो मॉडिफाई ह्यूमन के साथ टाइम वेस्ट कर रहा है। रेजिस जवाब देने ही वाला होता है, तभी फ्रैंक गेट पर आकर के जैल को ग्रीट करता है और उसे अपने मेंशन में इनवाइट कर लेता है। फ्रैंक का जेल के साथ पुराना पास्ट भी होता है। उधर नोबल के देश लुकानिया में करंट लॉर्ड रासरा एक मीटिंग बुलाती है। उस मीटिंग में वो बाकी नोबल क्लैन लीडर को बताती है कि जैल जापान गया है।
कुछ नोबल्स पॉइंट आउट करते हैं कि रेजिस और सारा, जिनको कॉफिन वापस लाने की ड्यूटी मिली थी, काफी टाइम से चुप हैं। इससे ये बात और स्ट्रांग हो जाती है कि शायद वो जानबूझकर चुप हैं और नोबलेस रे के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। कई लोग रे को ट्रेटर मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उसने प्रीवियस लॉर्ड, जो रासरा के फादर भी थे, उनको बिट्रे किया था। मीटिंग के बाद कैरस मानता है कि रेजिस और सारा पर लगाए गए इल्जाम जल्दीबाजी में लगाए गए हैं, लेकिन रेजेक बिट्रेयल की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से डिनाई भी नहीं करता। रेल, जो रेजेक का छोटा भाई था, सारा का नाम सुन करके बोल पड़ता है, लेकिन रेजेक, जो करंट कैरसा क्लैन का लीडर था, उसे उसकी लो स्टेटस याद दिलाकर चुप करा देता है और इग्नोर कर देता है। फिर हम वापस फ्रैंक के मेंशन में आते हैं। जैल रे से मिलता है और बताता है कि क्योंकि इटर्नल स्लीप को डेथ के बराबर माना जाता है, इसीलिए काफी लोग रे को ट्रेटर समझते हैं। उनका मानना है कि रे ने प्रीवियस लॉर्ड को मार दिया। साथ ही काफी सीनियर नोबल्स, क्लैन लीडर भी प्रीवियस लॉर्ड के साथ इटर्नल स्लीप में चले गए थे। इसी वजह से ओल्ड नोबल और करंट नोबल्स के बीच में गैप बहुत बड़ा हो चुका है और लुकानिया अब काफी वीक हो गई है। जैल रे को लुकानिया वापस आने का इनविटेशन देता है और प्रॉमिस करता है कि अगर रे उसके साथ चला तो वो उसकी इनोसेंस प्रूव कर देगा। लेकिन रे, जो अब ह्यूमंस के काफी क्लोज हो चुका था, डिसाइड करता है कि वो थोड़ा और टाइम अपनी हाई स्कूल लाइफ के साथ रहेगा। वो जैल को वेट करने के लिए कह देता है। इस बीच रेजिस और सारा M21 टीए और टाको को नोबल्स और क्लैन लीडर के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वो सब सुपर ह्यूमंस और पहले इन चीजों के बारे में नहीं जानते थे। सारा बताती है कि वो लोयार्ड क्लैन की लीडर है। साथ ही रेजिस रिवील करता है कि जैल उसका ग्रैंडफादर है। ये बात उनके बालों से भी क्लियर होती है, क्योंकि दोनों के व्हाइट हेयर के बीच में एक सेम ब्लैक पैच होता है। फ्रैंक के मेंशन में क्योंकि रे कुछ टाइम और रुकने वाला होता है, जैल भी वहीं रुकने का डिसीजन लेता है। फ्रैंक को थैंक्स बोलने के बजाय जैल सीधा बोलता है कि वो फ्रैंक पर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि फ्रैंक 820 साल पहले नोबल्स किलर था और हंड्रेड्स ऑफ नोबल्स का मैसेकेयर में इन्वॉल्व था। ये सुनते ही फ्रैंक को अपने 820 साल पुराने ब्रूटल पास्ट के फ्लैशबैक याद आ जाते हैं, जब नोबल ह्यूमंस को नीचा दिखाते थे, और फ्रैंक उन्हें वही फील कराने के लिए नोबल्स को मारना शुरू कर देता है। इस वजह से उसे नोबल हंटर का टाइटल मिल जाता है। नोबल हंटर को खत्म करने के लिए प्रीवियस लॉर्ड जैल और रैगर, जो उस टाइम कैरसा क्लैन का लीडर था, को ऑर्डर देता है कि फ्रैंक को जिंदा पकड़कर लाया जाए। फिर एक शांत रात जैल और रैगर ऑर्डर ऑफ नाइट के साथ फ्रैंक के हाइडआउट पर अटैक कर देते हैं। फ्रैंक को पता चल जाता है कि उसका हाइडआउट एक्सपोज हो चुका है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक क्लिफ पर जाकर के फंस जाता है। फ्रैंक अपनी पावर अनलीज करता है और पूरी आर्मी को एक ही पल में नॉकआउट कर देता है। जैल और रैगर तुरंत उसका पीछा करते हैं और फ्रैंक का रास्ता रोक लेते हैं। फ्रैंक कोऑपरेट करने के मूड में नहीं होता और रैगर के साथ फाइट शुरू कर देता है। कुछ देर बाद रैगर जैल को पीछे रहने के लिए कहता है और अपना सोल वेपन कार्डस निकाल लेता है, जो सिर्फ नोबल क्लैन के लीडर्स और लॉर्ड ही यूज कर सकते हैं। जैसे ही रैगर अपना सोल वेपन निकालता है, फ्रैंक आकाश को बादलों से ढक देता है और पर्पल बिजली चमकने लगती है। एक पर्पल लाइटनिंग फ्रैंक के हाथ पर गिरती है और उसका डार्क स्पीयर समन हो जाता है। रैगर के साथ फाइट के दौरान फ्रैंक अपनी बॉडी पर कंट्रोल खोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि डार्क स्पीयर उसकी सोल को करप्ट करने लगता है। सिचुएशन बिगड़ती देख जैल अपना ऑनर साइड में रख देता है और रैगर के साथ मिलकर के 2v1 फाइट में आ जाता है। जैल भी अपना सोल वेपन निकाल लेता है। तीनों एक साथ अटैक करते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जब धुआं हटता है, फ्रैंक वहां नहीं होता, सिर्फ ब्लड का ट्रेल रह जाता है। फ्रैंक पेट से ब्लीडिंग के साथ एक अबेंडेंड मैंशन में घुस जाता है, ये सोचकर कि वहां कोई नहीं होगा। थोड़ी देर बाद वो एक अंधेरे रूम में एक मिस्टीरियस आदमी को विंडो के पास खड़ा देखता है, और वो और कोई नहीं रे होता है, जो आगे चल करके उसका मास्टर बनने वाला था। फ्रैंक उसे एक नॉर्मल सर्वेंट समझ लेता है और वो सोचता है कि वो मैंसन का नया बटलर होगा। जैल और रैगर रे को लॉर्ड के रिक्वेस्ट के बारे में बताते हैं। रे ऑफिशियली फ्रैंक को अपना सर्वेंट बना लेता है और नोबल क्लैन लीडर्स को वापस भेज देता है। इसके बाद फ्रैंक रैगर की सुपरविजन में हार्ड ट्रेनिंग करता है, लेकिन जैल अब भी फ्रैंक को पकड़ने पर अड़ा रहता है, क्योंकि उसके हिसाब से फ्रैंक रे के नाम को बदनाम करता है। फिर एक दिन रे के ऑर्डर को फॉलो करते हुए फ्रैंक लॉर्ड से मिलने के लिए निकलता है, लेकिन थ्रोन रूम तक जाते हुए उसे नोबल्स की नफरत क्लियरली महसूस होती है। लॉर्ड रे की तन्हाई का जिक्र करता है और फ्रैंक के साथ ब्लड पैक्ट का आइडिया रखता है, ताकि फ्रैंक की लाइफ स्पैन बढ़ सके।
फ्रैंक नोबल्स की सर्विस करने में हिचकिचाता है, पर उसे रे के साथ बिताए अपने पिछले 5 साल याद आ जाते हैं। लॉर्ड मानता है कि रे नोबल्टी की प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फ्रैंक लॉर्ड के इस सोच का मजाक उड़ाता है और सिस्टम को खत्म करने का सजेशन देता है। ये सुनकर के लॉर्ड इंटरेस्टेड हो जाता है और रे और फ्रैंक को अपने हालात पर छोड़ करके वहां से चला जाता है। मीटिंग के बाद नोबल्स लॉर्ड के उस सजेशन पर गॉसिप करने लगते हैं, जिसमें रे और फ्रैंक के बीच ब्लड पैक्ट की बात होती है। उराई ये सब सुन करके क्लियरली गुस्सा हो जाता है। बाद में काम करते वक्त फ्रैंक जैल को किसी काम के लिए इनवाइट करता है। उराई रे के द्वारा फ्रैंक को एक्सेप्ट किए जाने से और ज्यादा गुस्सा होकर के फ्रैंक से डुअल कर लेता है। फ्रैंक अपनी पावर कंट्रोल में रखता है, लेकिन उराई उसे बार बार प्रोवोक करते रहता है, जिसके चलते फ्रैंक अपने डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है। तभी रे और लॉर्ड वहां पहुंच जाते हैं और रे अपने ब्लड का यूज करके फ्रैंक को होश में वापस ले आता है। बैंडेज लगी हुई कंडीशन में रे के मैंशन में वापस आकर के फ्रैंक रे के साथ ब्लड पैक कॉन्ट्रैक्ट करने का डिसीजन लेता है। दोनों इस पैक्ट पर अग्री करते हैं और फ्रैंक लॉयल्टी की कसम खा लेता है। प्रेजेंट में जैल इस कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ करने का अफसोस करता है। वो फ्रैंक को समझाने की कोशिश करता है कि रे को लुकानिया वापस ले आओ ताकि वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सके, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है और रे में आए हुए पॉजिटिव चेंज की बात करता है। जैल समझ जाता है कि रे खुश है और वो वहां से चला जाता है। रेजिस और सारा से मिलते हुए जब लुकानिया वापस जा रहा होता है, जैल रासरा को बताता है कि रे के फ्रेंड्स ने किसी और को रे समझ लिया था। इस बात पर डाउट करते हुए रासरा जैल का माइंड रीड करने की कोशिश करती है, जिसके बाद जैल को जेल में डाल दिया जाता है। रेल सारा को वहां लाने का ऑफर देता है और रासरा उसे जिम्मेदारी दे देती है। जापान पहुंच करके रेल सारा के हाई स्कूल की तरफ भागता है, बिल्डिंग्स के बीच से जंप करते हुए। वो माइंड कंट्रोल का यूज करके स्पोर्ट्स फील्ड क्लियर कर देता है, जिससे सारा, रेजिस और रे को एक पावरफुल नोबल की प्रेजेंस महसूस हो जाती है। ट्रबल समझ करके टीए और M21 रूफ की तरफ भागते हैं, जहां उन्हें रेल मिलता है, जो उन्हें फुलिश ह्यूमन कह करके इंसल्ट करता है। रेजिस के सवाल को इग्नोर करके रेल सारा को अपना प्यार बताता है और अपना पुराना प्रपोजल रिवील करता है, लेकिन सारा उसे मना कर देती है। रेल गुस्से में आकर के M21 पर अटैक करता है, जब तक रेजिस और सारा बीच में आकर के उसे रोक नहीं देते। सारा रेल से वहां से जाने को कहती है और वो मन ना होते हुए भी अग्री कर लेता है, लेकिन जाने से पहले सारा के कान में धीरे से उसे धमकी देके जाता है। रेजिस उसकी बातों के बारे में पूछता है, लेकिन तभी M21 अपनी इंजरी की वजह से कोलैप्स हो जाता है, जिससे सिचुएशन और इंटेंस हो जाती है। M21 को तुरंत फ्रैंक के पास ले जाया जाता है, जहां उसे रीजनरेटिंग पॉड में रखा जाता है। रेजिस सबको ये बताता है कि रेल इतना पावरफुल क्यों है, जो उसके कैरसा प्योर ब्लड होने की वजह से है। वो ये भी बताता है कि रेल का मोटिव सारा को वापस लुकानिया ले जाना है, जिससे उसके पुराने प्रपोजल पर सवाल उठता है। सारा बताती है कि रेल ने सालों पहले प्रपोज किया था और वो रिजेक्शन के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसीलिए उसे कन्फाइन कर दिया गया था। रात को टीए और टाको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फ्रैंक से एक्सपेरिमेंट्स की रिक्वेस्ट करते हैं। बालकनी पर सारा रेजिस को कॉल करती है और उसे कंफर्टिंग जेस्चर से सरप्राइज करती है। वो उसको सोने की एडवाइस देती है और फिर चुपके से अकेली रेल से मिलने चली जाती है। फ्रैंक रेल से डील करने के लिए रे से परमिशन मांगता है और रे अपनी पावर का सील हटा करके उसे अप्रूवल दे देता है। उधर रेल सारा का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसे फिर से रिजेक्शन मिल जाती है। गुस्से में वो अटैक करने ही वाला होता है कि फ्रैंक बीच में आ जाता है। एक भयानक फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें रेल का सोल वेपन ग्रांडिया रिवील होता है, जो सारा को शॉक कर देता है। फाइट और ज्यादा इंटेंस हो जाती है और फ्रैंक रेल को अपनी फुल पावर यूज करने के लिए प्रोवोक करता है। रेल लॉर्ड का कमांड रिवील करता है, जिसमें सारा को मानना होगा, वरना उसे राजद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। रेजिस सारा के साथ जाने का रिक्वेस्ट करता है, लेकिन रेल लॉर्ड के ऑर्डर को हवाला दे करके मना कर देता है और सारा को लुकानिया ले जाता है। जाते जाते रेल हंसते हुए जैल की बुरी कंडीशन का जिक्र करता है, जो उसके झूठ की वजह से हुई थी। मजबूर होकर के फ्रैंक और रेजिस मैंसन वापस आते हैं और रे को सारा और जेल के बारे में बताते हैं। रे उन्हें रेस्क्यू करने का डिसीजन लेता है। फ्रैंक और रेजिस लुकानिया जाने की तैयारी करते हैं। उधर रासरा अपने पैलेस में उस दिन का इंतजार करती है जब वो रे का सामना करेगी, अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए। सारा रेल के साथ थ्रोन रूम में क्वेश्चनिंग के लिए एंटर करती है। तब रासरा रिवील करती है कि जेल फॉल्स रिपोर्ट की वजह से जेल में है।
सच जानने के लिए रासरा सारा से पूछती है कि क्या उसने ह्यूमंस के बीच रहते हुए किसी सस्पेक्ट नोबल से मीटिंग करी थी। क्लियर जवाब ना मिलने पर रासरा सारा का माइंड रीड करने की कोशिश करती है, जिससे सारा को काफी दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। रेल सारा का डिफेंस करता है और कहता है कि उसने सिर्फ मॉडिफाई ह्यूमंस और एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉन्ड ह्यूमन को देखा था। रासरा सारा की हेजिटेशन की वजह से उसे कन्फाइनमेंट में डालने का ऑर्डर दे देती है। रे, रेजिस और फ्रैंक सारा और जेल को बचाने के लिए एक जेट में बैठते हैं। वो जेट को लुकानिया में क्रैश लैंड करा देते हैं और रे के मेंशन तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। क्लैन लीडर को सारा और जेल की अरेस्ट का पता चल जाता है और साथ ही जेट क्रैश की न्यूज भी मिल जाती है। लूडी लुकानिया में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नाइट्स भेजने का डिसीजन लेती है। वहीं रे, रेजिस और फ्रैंक फॉरबिडन फॉरेस्ट में एंटर करते हैं, जहां से रे का मेंशन पास ही होता है। क्रैश लैंडिंग के बाद वो एक मिस्टीरियस ऑरा फील करते हैं और प्रीवियस लॉर्ड का सोल वेपन रैग्नारॉक डिस्कवर करते हैं। रेजिस गार्ड करता है जब रे इन्वेस्टिगेट करता है। उधर डिस्ग्यूस में रेजिस आते हुए नाइट्स का सामना करता है, लेकिन मास्क गिर जाने पर वो पहचान लिया जाता है। लेकिन मॉडिफाई ह्यूमंस उसे रेस्क्यू कर लेते हैं और बताते हैं कि वो सीक्रेटली उनका पीछा कर रहे थे। रे सारा और जेल की सिचुएशन की जिम्मेदारी लेता है। वो क्लियर करता है कि उस पर प्रीवियस लॉर्ड की डेथ का आरोप है। M21 रे के नोबल स्टेटस पर सवाल करता है। फ्रैंक रे की बेमिसाल पावर एक्सप्लेन करता है, जो रेजिस और मॉडिफाई ह्यूमंस को सरप्राइज कर देता है। रूमर्स के बावजूद वो सब रे को सपोर्ट करते हैं। रे प्रीवियस लॉर्ड की उस प्रेडिक्शन को याद करता है जिसमें उसके फ्यूचर कंपेनियन का जिक्र था। रेजिक सेंचुरी की तरफ जाता है रासरा से मिलने के लिए और रेजिस के बिट्रेयल के बारे में बताने के लिए, जिससे रासरा का बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है कि रे ही इन सब के पीछे है। वो जेल को इटर्नल स्लीप की पनिशमेंट देने का सोचती है, लेकिन उसे एक्सप्लेन करने का एक चांस देती है। रासरा अपनी पास्ट जेलसी याद करती है जो उसे रे के लिए थी, जो प्रेजेंट में जेल के थ्रू सामने आती है। जेल एडमिट करता है कि वो जापान में रे से मिला था। रासरा उसे छोड़ देती है, लेकिन उसकी लीडरशिप छीन लेती है और इटर्नल स्लीप की प्रिपरेशन शुरू कर देती है। रासरा रेल, रेजैक और कैरस को रे के ग्रुप को पकड़ने का टास्क देती है, अपने फादर की डेथ के लिए रे को ब्लेम करते हुए। सारा जेल के फेट के बारे में जान करके गुस्से में अपनी सेल से ब्रेकआउट कर जाती है। फिर हम वापस रे पे आते हैं। रेजिस M21 के साथ लुकानिया के फॉरेस्ट से होते हुए लॉर्ड के पैलेस की तरफ बढ़ता है बेट बनकर, ताकि रे और फ्रैंक आसानी से पैलेस तक पहुंच सकें। जैसे ही रेजिस और M21 अपनी राह पर निकलते हैं, रेल उन्हें रोक लेता है और उन दोनों के सामने लैंड कर जाता है। फिर हम लॉर्ड पैलेस का सीन देखते हैं, जहां सारा जेल के पास जाने लगती है, लेकिन उसे रोसरिया एलन क्लैन की लीडर रोक लेती है। रोसरिया सारा को याद दिलाती है कि वो राजद्रोह कर रही है और ऑर्डर देती है कि वो वापस अपनी सेल में चली जाए, लेकिन सारा मना कर देती है और कुछ ही पल में दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वहीं रेजिस को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर जेल को इटर्नल स्लीप के लिए फोर्स किया जा रहा है। वो जेल को बचाने के लिए तुरंत भाग पड़ता है। M21 अश्योर करता है कि वो रेल को हैंडल कर सकता है। टीए और टाको जो पीछे से फॉलो कर रहे होते हैं, वो भी रेजिस को अश्योर करते हैं कि वो रेल को संभाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास T2 पिल है जो फ्रैंक ने दिया था। बिना टाइम वेस्ट किए रेजिस सारा और जेल को बचाने के लिए भागता है। उधर रेल गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ब्लीड करने लगता है, जिससे उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो पागल हो जाता है। लॉर्ड पैलेस में सारा अपना सोल वेपन डेथ सील अनलीज करती है और जवाब में रोसरिया अपना सोल वेपन ब्लड विच समन करती है। दोनों के बीच बहुत फियर्स बैटल शुरू हो जाता है। दूर से कैरस और रेजेक देख रहे होते हैं कि रेजिस लॉर्ड पैलेस की तरफ भाग रहा है। कैरसा रेजेक को होल्ड करते हुए डिसाइड करता है कि वो खुद रेजिस को रोकने जाएगा। बैटल के बीच में रेल और मॉडिफाइड ह्यूमंस का कन्फ्रंटेशन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। टाको के बुलेट्स को हिट करने के लिए टीए M21 को ऑर्डर देता है कि रेल को उनके पास ल्यूर करे। M21 जो प्रोवोक करने में मास्टर है, रेल को प्रोवोक करता है और रेल ट्रैप में आ जाता है। टीए और टाको ने बुलेट्स में हाई वोल्टेज शॉक लगा रखे होते हैं, जो रेल को इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं और वो और भी ज्यादा पागल हो जाता है। रेल ट्रैप तोड़ करके अपना सोल वेपन ग्रांडिया समन करता है, मॉडिफाई ह्यूमन को एलिमिनेट करने के लिए। दूर से फ्रैंक ग्रांडिया को देख करके मॉडिफाई ह्यूमन के लिए वरी करता है और रे की परमिशन से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए निकल पड़ता है।
वहीं कैरस रेजिस को पकड़ लेता है और उसे एडवाइस करता है कि वो लुकानिया छोड़ दे, लेकिन रेजिस डर दिखाए बिना अपनी जगह पर खड़ा रहता है और कहता है कि वो जेल के साथ ही रहेगा। कैरस रेजिस की पक्की सोच देख करके चैलेंज देता है कि अगर रेजिस उसे सिर्फ छू भी ले तो वो उसे लॉर्ड पैलेस तक पहुंचने में मदद करेगा। कैरस रेजिस को बहुत पीट देता है, लेकिन रेजिस हर बार उठ करके वापस फाइट करता है। बैटल के बीच में रेल अपने ग्रांडिया के साथ बोर्ड पलट देता है और M21 को काट देता है और टाको और टीए के अटैक्स को आसानी से डिफीट कर देता है। रेल टीए और टाको के साथ खेलने लगता है, जिससे M21 उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसे फेक नोबल बोल देता है। रेल ऑलमोस्ट M21 को जान से खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तब उसका भाई रेजैक उसे रोक लेता है और फ्रैंक के प्रेजेंस के बारे में अवेयर करता है। फ्रैंक भी मॉडिफाई ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां अपीयर हो जाता है। फ्रैंक और रेजैक अपने सोल वेपन के साथ क्लैश करते हैं। वहीं रेसरा अपने फादर के कॉफिन के पास रिस्पेक्ट ऑफर करते हुए रे से लड़ने के लिए कंप्लीटली रेडी होती है। उसके फादर ने रे पर ट्रस्ट करके गलती कर दी थी, इसीलिए रासरा लूडी को ऑर्डर देती है कि जेल को ले करके आए और टेलीपैथी में रिपेयर को कॉल करे। बैटलफील्ड में फ्रैंक अपने आप को डिफेंड करता है और रेजैक हाई स्पीड से पुश करता है। फिर रेजैक मल्टीपल डुप्लीकेट्स बना करके आगे बढ़ता है और फ्रैंक अपने स्पीयर से बने डुप्लीकेट्स काट देता है। वहीं रेल मॉडिफाई ह्यूमंस को टारगेट करने के लिए स्लैश थ्रो करता है, लेकिन फ्रैंक उसे रोक लेता है। रेजैक भी स्नीक अटैक करता है, लेकिन खुद को घायल करके फाइट को फेयर मेंटेन करता है। रेजिस ब्लीडिंग के साथ गिर जाता है, पर कैरस उसे पकड़कर याद दिलाता है कि उसे अपना वर्ड निभाना है। रेजिस हल्का सा कैरस को पंच करता है और कैरस उसकी कन्विक्शन देख करके प्राउड फील करता है। पेरिस में रासरा सारा को इटर्नल स्लीप की सजा सुना देती है, क्योंकि उसने जेल को प्रोटेक्ट किया। जेल फिर रे और सारा के इनोसेंस के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन रासरा नहीं सुनती। जेल याद दिलाता है कि रे को सजा देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि फ्रैंक बैटलफील्ड में रे के साइड में है। फ्रैंक रेजैक को थका देता है और उसे वूंड कर देता है। रेल अपना सोल वेपन फ्यूज करना चाहता है, लेकिन रेजैक उसे डांटता है, क्योंकि उनके फादर रैगर ने सोल वेपन डिवाइड किया था और ये नोबेलिटी रूल के अगेंस्ट था। वहीं जेल रासरा को फ्रैंक और रे के पास्ट के बारे में उसकी समझ की कमी याद दिलाता है और कहता है कि वो लॉर्ड बनने के लायक नहीं है। जेल प्रेजेंट क्लैन लीडर को प्रीवियस लॉर्ड के सजेशन के बारे में बताता है कि रे को नेक्स्ट लॉर्ड बनाया जाने वाला था रासरा की जगह, और ये रासरा के रे से नफरत का रीजन है। हैरान होकर के क्लैन लीडर जे से रिस्पेक्टफुली चुप रहने को कहते हैं। रासरा रैग्नारॉक समन करके जेल को इटर्नल स्लीप में डालने के लिए आगे बढ़ती है। तभी री मेन एंट्रेंस से आता है, जेल और सारा को पनिश होने से बचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए रे को के रू क्लैन का लीडर रोकता है, जो अपने सोल वेपन ग्रांट समन करता है। के अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक रे पे यूज करता है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होता। रे तुरंत उनका डिफेंस करके आसानी से उठाता है और दूर फेंक देता है। उसके बाद रोसरिया अपने सोल वेपन ब्लड विच समन करके फॉलो करती है, लेकिन वो भी बेकार होता है, क्योंकि रे सारे अटैक्स इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है और क्वीन को प्रोटेक्ट करता है उन डिफ्लेक्टेड प्रोजेक्टाइल से। फिर लूडी अपना सोल वेपन एनोर यूज करता है ताकि आने वाले अटैक्स को ब्लॉक कर सके। रोसरिया अपने ही अटैक से खुद को डिफेंड नहीं कर पाती और जमीन पर गिर जाती है। लूडी का एमजी उसकी जगह ले लेता है और एनोर का यूज करके रे को छोटा कर देता है ताकि रे दब जाए। थक चुके और गुस्से में फ्यूडल क्लैन का लीडर रे पर माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन रे अपने माइंड कंट्रोल की पावर यूज करके उन सबको जमीन पर गिरा देता है। सारा ये देख करके शॉक हो जाती है कि रे लॉर्ड के अलावा क्लैन लीडर पर भी माइंड कंट्रोल कर सकता है, और वो रे की असल पावर के बारे में पूछती है। जेल बताता है कि रे एक नोबलेस है, जिसका मतलब है कि उसकी पावर लॉर्ड्स और नॉर्मल नोबल से दोनों से काफी ज्यादा है। नोबलेस को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो लॉर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकें और पनिश कर सके। क्लैन लीडर्स को माइंड कंट्रोल में गिरता देख रासरा बैटलफील्ड में एंटर करती है अपने सोल वेपन रैग्नारॉक के साथ। वो ब्लड का एक घूमता हुआ तूफान बना देती है, जिसमें ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। फ्रैंक और उसके साथी वो स्ट्रॉन्ग ऑरा फील करते हैं। सब क्लैन लीडर फाइट रोक देते हैं और पैलेस की तरफ भागते हैं। पैलेस में रे जो नोबलेस है रासरा का स्ट्रॉन्ग अटैक को रोक करके रूफ तक फेंक देता है। रे फील करता है कि रासरा अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर रही है
और उसे ब्लड फील्ड यूज करने के लिए प्रोवोक करता है, जो सिर्फ नोबलेस और नोबल लॉर्ड यूज कर सकते हैं। रासरा ब्लड फील्ड अनलीज कर देती है, लेकिन रे फिर से उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को बेकार कर देता है। उम्मीद टूट चुकी रासरा गिर जाती है और रोने लगती है कि वो फिर से हार गई, क्योंकि उसके फादर प्रीवियस लॉर्ड ने पहले रे को लॉर्ड बनने के लिए चूज किया था उसकी जगह। रासरा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लैन लीडर खड़े हो जाते हैं, लेकिन रे उन्हें बताता है कि ये सब तब तक बेकार है जब तक रासरा ब्लड फील्ड पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर लेती। रे की बात इग्नोर करके सब मिलकर के रे पर अटैक करते हैं और फिर से रे अपनी ओवर पावर से उन सबको डिफीट कर देता है। थोड़ी देर बाद बोर होकर के रे डिसाइड करता है कि वो ब्लड फील्ड यूज करे क्लैन लीडर्स पर। वो जमीन पर ब्लड इकट्ठा करता है और हवा डार्क रेड हो जाती है। रासरा उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने जंप करती है और अपना ब्लड फील्ड यूज करके रे के ब्लड फील्ड को कैंसिल कर देती है। ब्लड फील्ड का ज्यादा यूज करने के बाद रे और रासरा दोनों थक जाते हैं। फ्रैंक रे को गिरने से बचाता है और के रासरा को पकड़ लेता है। इसी टाइम रील, रिजैक और बाकी सुपर ह्यूमंस जो पैलेस से बाहर फाइट कर रहे थे अंदर एंटर कर जाते हैं। सब देखते हैं कि रे अपने हाथ से एक और रैग्नारॉक समन करता है। दोनों रैग्नारॉक एक दूसरे के सामने ग्लो करने लगते हैं और रासरा उस रैग्नारॉक के अंदर राइज कर जाता है। प्रीवियस लॉर्ड का बचा हुआ थॉट सामने आता है और वो रिवील करता है कि उसने खुद अपनी जिंदगी खत्म करके इटर्नल स्लीप चूज किया था। वो कहता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए लुकानिया का फ्यूचर उन पर ट्रस्ट करना जरूरी है। सीनियर क्लैन लीडर के साथ वो भी अपनी लाइफ विलिंगली एंड कर देता है। जैल भी उनमें से ही एक था और उसे फ्यूचर जनरेशन को देखने के लिए भेजा गया था। जैल की सच्चाई जानने के बाद क्लैन लीडर पूछते हैं कि उसने पहले ये क्यों नहीं बताया। जैल एक्सप्लेन करता है कि वो रुककर देख रहा था क्योंकि यंग सॉर्सरर अचानक स्पॉटलाइट में आ गए थे। वो ये भी कहता है कि सॉर्सरर्स कंफ्यूज थे और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठा करके अफवाह फैलाई गई कि रे ट्रेटर है। अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर के जैल रासरा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे पनिश करे। इससे पहले रासरा कोई पनिशमेंट अनाउंस करे, कैरिस रेजिस को जेल के सामने फेंक देता है। रेजिस रासरा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी पनिश किया जाए क्योंकि वो जेल का क्लैन का मेंबर है। क्लैन लीडर्स रेजिस का पोटेंशियल देख करके रासरा से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे पनिश ना करे क्योंकि फ्यूचर में वो लैंडगर क्लैन को लीड कर सकता है। क्लैन लीडर की बात सुन करके रासरा जैल और सारा को फ्री कर देती है। सारा जैल को हक करके थैंक्स बोलती है कि वो हमेशा उसके साथ रहा। थोड़ी देर बाद प्रीवियस लॉर्ड का बचा हुआ थॉट गायब हो जाता है और दोनों रैग्नारॉक्स मर्ज होकर के एक सिंगल स्ट्रॉन्ग रैग्नारॉक बन जाते हैं, जो रे रासरा को दे देता है क्योंकि रैग्नारॉक नोबल्स लॉर्ड्स के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट डे सुपर ह्यूमंस फ्रैंक को हील कर देते हैं। फ्रैंक को रासरा से परमिशन मिल जाती है कि वो रेजिस और सारा के साथ जापान वापस जा सकता है। रे पैलेस के बाहर रासरा से मिलता है और रासरा पूछती है कि उसका फादर कैसा था। रे अच्छी यादें शेयर करते हुए बताता है कि उसका फादर हमेशा रासरा पर प्राउड करता था, जिससे रासरा खुशी से हंस पड़ती है। थोड़ी देर बाद री, फ्रैंक, रेजिस, सारा और सुपर ह्यूमंस लुकानिया से जापान के लिए निकल जाते हैं। जापान पहुंचने के बाद सबकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाती है। सीनू और मानबू सबसे मिलते हैं और रियलाइज करते हैं कि उनकी लाइफ जापान में ह्यूमंस के साथ कितनी अच्छी हो गई है। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एनिमे अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद अब कौन सा एनिमे आप देखना चाहते हो वो भी कमेंट में जरूर बताना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।